नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस जिथुमी में। आइए आज हम लोग भाषा विज्ञान देखते हैं। हिंदी लिटरेचर तो लगभग हम लोग ऐसे प्रश्न वाइज देख चुके हैं, लेकिन हमने इसमें जो इस किताब में डिटेल दिया है मैं उसको भी कराऊंगी, लेकिन अभी भाषा विज्ञान मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें देखिए, पहला पॉइंट है भाषा हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन या माध्यम। भाषा की उत्पत्ति अनेक तत्वों से होती है। देखिए इसमें भाषा की परिभाषा दिया हुआ है कि भाषा की क्या होती है, उत्पत्ति अनेक तत्वों से होती है, जिसमें से प्रारंभिक तत्व ध्वनि, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य है। ध्वनियों के संयोजन से शब्द, शब्द के संयोजन से पद और पदों के संयोजन से अंततः वाक्य बनते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इन्हें ध्वनि विज्ञान, जो फोनेटिक्स, पद विज्ञान, रूप विज्ञान, मॉर्फोलॉजी, वाक्य विज्ञान, सिंटैक्स, अर्थ विज्ञान, सिमेंटिक्स कहते हैं। अगला देखिए, इस प्रकार भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। वन लाइनर में पूछता है भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है तथा सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत, पहला देखिए दैवीय सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी। दूसरा है धातु सिद्धांत, जिसे रणन सिद्धांत, डिंग डोंग थ्योरी, इसे धातु सिद्धांत, अनुरणन सिद्धांत आदि भी कहा जाता है। सर्वप्रथम प्लेटो ने संकेत दिया। हेस तथा मैक्स मूलर भी इसी सिद्धांत से जुड़े हैं। ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत बाउ यूफोइक थ्योरी से कहते हैं। और यो सिद्धांत, श्रम ध्वनि सिद्धांत, इसके जन्मदाता न्यावर या न्वारे हैं। अगला देखते हैं आवेग सिद्धांत, इंटरजेक्शनल थ्योरी, पुह थ्योरी भी इसे कहते हैं। इंगित सिद्धांत, गेस्ट्रल थ्योरी, इसके प्रतिपादक डॉक्टर राय हैं। संगीत सिद्धांत, सिंग सॉन्ग थ्योरी। संपर्क सिद्धांत, कंटेंट थ्योरी, इसके प्रतिपादक जी रेवेज हैं। देखिए विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है। द्रविड़ भाषाएं तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु, कोडुगु, तोगा, गोंडी, ये मलयालम के अंदर आते हैं, इत्यादि अन्य द्रविड़ भाषाएं हैं। इसमें देखिए ये भारोपी आर्य भाषा परिवार से आते हैं, सामी हामी भाषा परिवार से भी आते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार, आस्टिक भाषा परिवार और फिनो उग्रिक भाषा परिवार। और देखिए ये अल्ताई भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार, काकेशियन भाषा परिवार, अमेरिकी भाषा परिवार, बाक्सा भाषा परिवार और बंटू भाषा परिवार इत्यादि। और देखिए इसमें विश्व के भाषा परिवार कौन से हैं? संस्कृत, अंग्रेजी तथा फारसी, आर्य भाषाएं हैं, जबकि अरबी, सामी हामी भाषा परिवार की ही है। अगला देखते हैं भारोपी भाषा परिवार, इसमें कौन कौन सा आता है? देखिए सप्तम वर्ग, केंतुम वर्ग। इसमें सप्तम वर्ग में संस्कृत, फारसी इत्यादि आते हैं और केंतुम में लैटिन, ग्रीक इत्यादि आता है। इसमें देखिए भारत, ईरानी, आर्य भाषा, तुखारियन, आर्मनी, जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, हित्ती, बाल्तोस्लाविक इत्यादि भारोपी परिवार की भाषाएं। देखिए भारोपी परिवार की भाषाएं पूछी जाती हैं बार बार। और अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी आपका नोटिफिकेशन होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको पता चल जाएगा और आप देख लेंगे। और इस बुक को मैं पूरा कराऊंगी। जो ये 2023 की घटना चक्र है, इसका मटेरियल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेट JRF, UP TGT PGT DSSB और ये जितनी भी हिंदी लिटरेचर संबंधित जितने भी TGT PGT के एग्जाम्स हैं, चाहे ऑनलाइन है, वनडे एग्जाम्स हैं, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। विभिन्न पुस्तकों में इन भाषा परिवार की शाखाओं के नाम थोड़े बहुत भिन्न भिन्न अक्षरों में मिलते हैं। भारतीय आर्य भाषा में देखिए प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषाएं। इसमें देखिए प्राचीन आर्य भाषाएं में कौन कौन आता है? वैदिक संस्कृत, संस्कृत या लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश को ही अवहट कहते हैं। अब देखिए हिंदी, सिंधी, आधुनिक में हिंदी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया, उड़िया और इत्यादि। अगला देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसका देखिए 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। पहला देखिए वैदिक संस्कृत, संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद इसी भाषा में है। वैदिक संस्कृत में कुल 52 वर्ण थे, जिनमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन थे। लौकिक संस्कृत, भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वैदिक संस्कृत का मानकीकरण नहीं हुआ था, जबकि लौकिक संस्कृत मानकीकरण से युक्त भाषा थी। नोट देखिए लौकिक संस्कृत का आरंभ पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से माना जा सकता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल के लिए प्राकृतिक शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसके 3 स्तर हैं। प्रथम प्राकृतिक पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। अगला देखिए द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक।
तृतीय प्राकृत ये अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इस प्रकार मध्यकाल के अंत तक भाषिक विकास क्रम को इस प्रकार देखा जाना चाहिए। वैदिक संस्कृत देखिए, ये लौकिक संस्कृत जो संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश इस तरीके से विकास हुआ। पाली भाषा की विशेषता यह भारत की प्रथम देश भाषा थी। सर्वसम्मत के आधार पर इसका क्षेत्र मध्य देश था। अब देखिए मुगलायन के अनुसार इसमें कुल 43 वर्ण थे, जिसमें 10 स्वर एवं 33 व्यंजन थे। कच्चायन के अनुसार कुल 41 वर्ण थे, जिनमें 8 स्वर एवं 33 व्यंजन थे। और ये पूछा गया कच्चायन के अनुसार कितने वर्ण, कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं। अधिकांशतः बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। अट्टकथा, विशुद्धि मग्ग और बुद्धघोष द्वारा दोनों रचित हैं। अट्टकथा और विशुद्धि मग्ग तथा त्रिपिटक इत्यादि इसी भाषा के ग्रंथ हैं। विद्वानों के अनुसार पाली शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग बुद्ध घोष ने किया था। पाली शब्द की व्युत्पत्ति पल्ली, जो एक गांव विशेष के नाम से, पाटलिपुत्र, पाल धातु, पर्याय, पंक्ति, पर्याय इत्यादि शब्दों द्वारा भिन्न भिन्न विद्वानों ने माना है। अब देखिए विदुशेखर भट्टाचार्य पंडित मतलब एक पंक्ति से, मैक्स वालेसर पाटलिपुत्र से पाली शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। पाली शब्द प्रारंभ में बुद्ध वचन के लिए प्रयुक्त होता था। इसके पश्चात बुद्ध वचन की भाषा के लिए पाली शब्द का प्रयोग होने लगा। और देखिए ग्रियर्सन इसे मागधी मानते हैं तथा इस पर पैसाची का भी प्रभाव स्वीकार करते हैं। पाली में श, क्ष, स के लिए केवल स का प्रयोग होता है। अनुस्वार को निग्नहित कहते हैं, जो एक स्वतंत्र ध्वनि बन गई थी। विसर्ग का इसमें लोप हो गया। अब देखिए किसकी भाषा, प्राकृतिक भाषा की विशेषता। अभी तक हम लोग पाली भाषा की विशेषताएं देख रहे थे। अब प्राकृतिक का देखिए, यह भारत की प्राचीनतम जन भाषा रही है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। वररुचि प्राकृत के व्याकरण हैं। इनके ग्रंथ का नाम प्राकृत प्रकाश है। अब देखिए जैन साहित्य प्राय प्राकृत भाषा में रचे गए हैं। प्राकृत ग्रंथ गौड़हो या वागपति राज, देखिए अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान रखिए। सेतुबंध, प्रवरसेन, गाथा सप्तशती जो हाल का है ये। अब देखिए अगला, अब प्राकृतिक के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, महाराष्ट्री, सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी और पैसाची। अगला देखिए इसमें महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग पद में तथा सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग गद्य में होता है। महाराष्ट्री का में पद्य में और सौरसेनी का गद्य में होता है। अपभ्रंश भाषा की प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए। आचार्य दंडी इसे आभीर भाषा या कहते हैं। कौन कहते हैं, दंडी अपभ्रंश को, ये आभीरादिगीर। इसका प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में मिलता है। पहले तो एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो भरत मुनि की। हिंदी साहित्य के आदिकाल की भाषा है। और देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। अपभ्रंश शब्द का इसका सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षणम में किया है। अब देखिए किशोरीदास वाजपेयी अपभ्रंश को ड़ भाषा कहते हैं, ड़ भाषा कहते हैं। इसे मध्यकालीन तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी संधि भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश योगात्मक प्रकृति की भाषा या उकार बहुला भाषा रही है। अब देखिए अपभ्रंश के द्वारा, एक मिनट, कहाँ थे हम लोग, अपभ्रंश के द्वारा देखिए हम लोग ये थे अपभ्रंश आयोगात्मक प्रकृति के। इसमें मध्यकालीन तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी संधि भाषा कहलाती है। अपभ्रंश अयोगात्मक प्रकृति की भाषा या उकार बहुला भाषा रही है। अब है अपभ्रंश के द्वारा विकसित आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं। अपभ्रंश पहले देखिए मागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी आती है, बिहारी, हिंदी, बंगाली जो बंगला, असमी, असमिया और उड़िया, ये किसके अंतर्गत आती हैं, मागधी के अंतर्गत। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत देखिए पश्चिमी हिंदी जिसके अंदर खड़ी बोली, कौरवी, खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता है, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, बांगरू, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी हिंदी। अब ब्राह्मण के अंतर्गत सिंधी आती है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत मराठी आती है। टक अपभ्रंश के अंतर्गत पंजाबी, कैके अपभ्रंश के अंतर्गत लहंदा। ये क्या है, भाषाओं का, अपभ्रंश भाषाओं का, ये भारतीय आर्य भाषाओं का विकसित रूप है। अगला देखते हैं
कुछ विद्वान पहाड़ी हिंदी का विकास ख स अपभ्रंश से मानते हैं। जार ग्रियर्सन ने भोजपुरी, मैथिली तथा मगही को संयुक्त रूप से बिहारी हिंदी नाम दिया और कहा जाता है कि बिहारी हिंदी में कौन कौन से आते हैं? भोजपुरी, मैथिली तथा मगही। अब विभिन्न विद्वानों के अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है और नेट जेआरएफ के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए, तो इसको देखना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।